प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई और रिपोर्ट कुछ यूँ हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई है और इस पर 3 रुकनी एक बेंच भी बन गया है। 15 तारीख को इसकी समाअत होगी। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब के का 3 रुकनी बेंच है। लेकिन इसकी तफसीलात लेने के लिए जब मैंने जो दरख्वास्त गुजार हैं एडवोकेट अली अजीम अफरीदी साहब उनसे बात की, वो कहते हैं कि नहीं, मेरी दरख्वास्त को मिस इंटरप्रेट किया गया है, मैंने तो ये दरख्वास्त ही दायर नहीं की। अब उन्होंने क्या दरख्वास्त दायर किया तो मैंने उनसे कहा कि फिर आप खुद ही प्रोग्राम में आके एक्सप्लेन कर दें। तो थोड़ी देर में मैं उनको लेता हूँ, वो खुद बताएंगे उनकी दरख्वास्त क्या है और क्या वाकई ये दरख्वास्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के खिलाफ है या फिर दरख्वास्त कुछ और है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसकी जद में आ रहे हैं। तो अभी कुछ देर में हम इस पर पहले बात कर लेते हैं। दूसरा, कल मैंने इसका जिक्र भी किया था और एक खबर आपके साथ शेयर की थी और आज पीडीएम ने इसका ऐलान भी कर दिया। उन्होंने कहा कि ज़बरदस्ती अगर कानून साजी की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के हवाले से तो आइंदा इंतखाबात का हम बॉयकॉट कर सकते हैं। ये मौलाना फजल रहमान साहब तो इसमें क्लियर हैं, नून लीग को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। नून लीग अभी इसमें रिलक्टेंट है क्योंकि नून लीग ये समझती है कि पीपल्स पार्टी जो है वो बायकॉट नहीं करेगी तो हमें भी नहीं करना चाहिए। तो इस पर हम बात करेंगे। दूसरा, जो कल जो चीज़ें हुई थी जिसमें हमने आदम सवाती साहब का बयान देखा था, फवाद चौधरी साहब का बयान देखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये माउथ पीस बन गए हैं अपोजिशन की जमातों का, तो उसका रद्द-ए-अमल आज सामने आया है। अपोजिशन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं। मरियम औरंगजेब ने भी इस पर गर्मा गर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, साद रफीक साहब ने भी की है, वो हुकूमत की तरफ से भी इसका जवाब दिया गया है। तो इस पर हम बात करते हैं और फिर इसके कानूनी पहलुओं को देखेंगे कि अगर ये कानून साजी हो जाती है, जैसे कि पार्लियामेंट का इजलास, मुश्तरका इजलास बुलाया गया है मंडे को, और इलेक्शन कमीशन क्या पाबंद होगा कि जो कानून साजी हो गई है उसके मुताबिक इलेक्शन करवाए, या अपनी कैपेसिटी को बुनियाद बनाकर वो किसी फोरम पर इसको चैलेंज कर सकता है इस कानून साजी को। इन चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ आज प्रोग्राम में सचिव साहबा मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद। सेनेटर डॉक्टर ज़रका तैमूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। तमाम मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहूँगा, लेकिन मैं आगाज़ करना चाहूँगा डॉक्टर ज़रका तैमूर साहबा, जो चीज़ें हो रही हैं, मैं आपको सबसे पहले मरियम औरंगजेब साहबा का और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की साद रफीक साहब ने भी उनकी स्टेटमेंट सुनवा देता हूँ, कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है आपकी चीज़ों को ऑपोजिशन, ज़रा सुन लीजिए। इन वुज़रा को कंटेम्प्ट में सजाएं मिलनी चाहिए ताकि आइंदा किसी की जुर्रत ना हो किसी आईनी अदारे के ऊपर हमला आवर होने की। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं बल्कि इलेक्शन फ्रॉड मशीन के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने सवालात और एतराज़ात उठाए। इलेक्शन कमीशन को जहन्नुम में जाने की धमकी दी गई। अगला इलेक्शन चोरी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वही काम लिया जाएगा या लिया जाना मकसूद है जो RTS सिस्टम बिठा कर लिया गया था। मैं डॉक्टर ज़रका सनी अली गौर बलोच साहब से स्टार्ट करता हूँ ज़रा, क्योंकि ये इसकी वजाहत पहले आ जाए, फिर डॉक्टर साहब से जवाब लेते हैं। अली गौर बलोच साहब, ये धांधली जैसे कहा गया RTS को बिठाया गया था, इन मशीनों से धांधली कैसे होगी, ज़रा क्लियरली बताएं, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है ये मशीनें जैसे ही बनेंगी ये चली जाएंगी इलेक्शन कमीशन के पास, इलेक्शन कमीशन फिर इन मशीनों को लेकर जाएगी पोलिंग स्टेशंस पर, और पोलिंग स्टेशंस पर इलेक्शन कमीशन का अपना ही अमला इसको तहवील मिलेगा और रिजल्ट मुरतब करेगा। तो धांधली का लूप होल कहां पर आपको दिखाई देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अब्दुल्ला, अभी आपने जो है मतलब है कि वो 2 हमारे जो सीनियर कोलीग्स हैं जिसमें कि मरियम औरंगजेब साहिबा हैं, उनकी भी अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस वो भी सुनाई जी, और ख्वाजा साहब ने भी बात की है। देखिए, बात यह है कि हमारे मुल्क का अलमिया ये है, अगर आज तक मुस्लिम लीग नून और बिलखसूस PDM जो है वो इस हुकूमत को सिलेक्टेड कहती आ रही है, तो यही वजह है कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी धांधली जो है वो इस इलेक्शन में की गई, जो कि 2018 के इलेक्शन थे। अब उसके जरिए ये सिलेक्टेड हुकूमत मारदे वजूद में आई। जाहिर है इसी किस्म की कठपुतलियाँ बिठाई जाती हैं जो फिर ना कोई मुआशी मैदान में डिलीवर कर पाती हैं, बल्कि वो मुल्क में सियासी इंतशार की वजह भी बनती है। आज सूरत हाल ये है कि जिस तरह से RTS सिस्टम जब लगाया गया तो आपने देखा कि उस 2018 के इलेक्शन में 12 बजे वो RTS सिस्टम बंद करके फॉर्म 45 दिए नहीं गए एजेंट्स को, और सादे कागजों के ऊपर रिजल्ट लिख के चिट्टों के ऊपर दिया गया, और कई जगहों पर तो सादे कागज के ऊपर भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने साइन ना किए।
फिर आपने देखा कि तमाम ऑपोजिशन की पार्टीज ने, अगर आपको याद हो तो 2018 के इलेक्शन के फौरी बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट किया था। और अब सूरत हाल ये है कि आप देखें कि अब जो नया, चूंकि इनको पता है कि इनकी ऑन ग्राउंड कारकर्दगी क्या है, पाकिस्तान बलोच साहब आप फिर किसी जी बलोच साहब आप फिर जेनेरिक गुफ्तगू कर रहे हैं और पुरानी गुफ्तगू कर रहे हैं। आप मशीन के बारे में फिर भी नहीं बता रहे कि ये मशीन धांधली कैसे करेगी, क्योंकि मरियम साहबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चिपें चोरी हो जाएंगी, इसका सॉफ्टवेयर हैक हो जाएगा। ये कैसे होगा? चिप कौन चोरी करेगा और कैसे चोरी करेगा? वरना तो फिर पुराने इलेक्शन पे भी आपको तहफ्फुज़ात, अगर आप कहते हैं पुराने तरीके से कराएं, तो पुराना तरीके में तारीख की सबसे बड़ी धांधली अगर हुई तो वो तो दोबारा हो जाएगी। फिर आप पुराने सिस्टम पर क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि उस सिस्टम में भी आरटीएस सिस्टम जो था वो नया डाला गया था। अब इस इलेक्शन में आरटीएस सिस्टम की जगह पर ये वोट चोरी करने वाली मशीनें डाली जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हर दफा इलेक्शन चुराने की स्ट्रेटेजी और होती है। पिछले वो देखें, वो साफ बात है। देखिए, पाकिस्तान दुनिया में कितने मुमालिक है, आप जर्मनी ने अपनी आईनी लेजिस्लेशन की है कि आइन में दे दिया है कि ये मशीन नहीं इस्तेमाल होगी, यूके में नहीं होगी। आप इस मशीन को नहीं जानते हैं, सिर्फ आप जर्मनी की वजह से आप इसका बॉयकॉट कर रहे हैं। अमेरिका नहीं, हम इस मशीन को जानते हैं। हम इस मशीन को जो इलेक्शन में इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम उनकी नीयत और उनके इरादों को भी जानते हैं, और किस वजह से ये इस्तेमाल की जा रही है उसको भी जानते हैं। और पाकिस्तान के अवाम अब जो है इस बार किसी भी छू मंतर वाली मशीन के जरिए वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये पाकिस्तान की अवाम का मैंडेट जो 2023 में भी चुराने की नाकाम कोशिश की जा रही है, इंशाअल्लाह ताला। बलोच साहब, आप फिर नहीं बता रहे कि ये मशीन कैसे चोर के, मशीन को किस पॉइंट पर चोरी किया जाएगा, क्योंकि मशीन तो इलेक्शन कमीशन की कस्टडी में है। भाई मशीनें रिलायबल है ही नहीं। अगर ये रिलायबल मशीनें होती तो ये पूरे यूरोप में क्यों ना इस्तेमाल हो रही होती, ये डेवलप्ड कंट्रीज में क्यों ना इस्तेमाल हो रही होती। इस और मुझे ये बताएं कि इस हुकूमत ने, मेरी कई ममालिक में इस्तेमाल हो भी रही है ना सर, 25 ममालिक में तकरीबन इस्तेमाल हो भी रही है। 9 ममालिक की आप मिसाल देते हैं कि उन्होंने इसका इस्तेमाल तर्क कर दिया, लेकिन 25 ममालिक की मिसाल आप क्यों नहीं देते जहां पर चल भी रही है? दुनिया के बेशुमार ममालिक में ये इस्तेमाल नहीं हो रही, सिर्फ चंद ममालिक कर रहे हैं। और उस पर भी आपको पता है अमेरिका में भी इस दफा उस पर उंगलियां उठाई गई हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। और इस मशीन का मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चुराना है और छू मंतर करना। मुझे ये बताएं कि इस हुकूमत के पास इस बात का मैंडेट ही नहीं है, इस बात का कानूनी इख्तियार ही नहीं है। वो एक डब्बा उठा के देखते हैं कि अगले उनका मुस्तकबिल का वोट चोरी। चले, मैं समझ गया आपका सर, आप बिल्कुल सही पुराने इलेक्शन की मिसाल दे रहे हैं, मुझे मौका दीजिएगा। पाकिस्तान के अवाम के वोट के, पाकिस्तान के अवाम के वोट। चलिए जरा इस पर मैं मौक़िफ़ लेता हूं ना, ससी प्लेजो का और डॉक्टर जरका का भी, जरा वो क्या कहते हैं। मुझे बलोच साहब 1 मिनट दीजिएगा। मेरे साथ एडवोकेट अली अजीज साहब मौजूद हैं, जिन्होंने दरखास्त दायर की सुप्रीम कोर्ट में और 3 रुकनी बेंच बनाए। अफरीदी साहब, आपकी जो दरखास्त दायर हुई है उसको रिपोर्ट यूं किया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है। आपको ने क्या दरखास्त दायर की है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के तरीक़ेकार पे इख्तलाफ है या अब उनका जो आईनी किरदार जो वो अदा कर रहे हैं उस पर इख्तलाफ है? क्या है आपकी एग्जैक्टली दरखास्त? बेसिकली मेरी जो पिटीशन है इसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। बुनियादी तौर पे मैंने चैलेंज किया हुआ है 22nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए ब्यूरोक्रेट एंड टेक्नोक्रेट को एटपार कर दिया गया एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इससे पहले सीईसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता था और ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट का कहीं भी जिक्र नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रिंसिपल तय किया, रावलपिंडी बार एसोसिएशन केस में सर्टन सेलिएंट फीचर्स डिफाइन किए गए हैं। उस तनासिब से मैंने ये चीज चैलेंज की। मेरी मुद्दा ये है कि टेक्नोक्रेट या ब्यूरोक्रेट को एटपार नहीं किया जा सकता एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उसकी एक वजह ये भी है कि हाई कोर्ट के जजेस एक्ट कर रहे होते एज ए मेंबर्स ऑफ द सीईसी, तो सीईसी को सुपरवाइजरी या सुपरिंटेंडेंटरी रोल एक किस्म का दे दिया जाता है उनके ऊपर। जी, अगर आपकी दरखास्त फर्ज कीजिए मान ली जाती है और आप वो मुकदमा जीतते हैं, अभी तो खैर अभी इस पे चलना है, लेकिन क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसकी जद में आएंगे और भी लोग आएंगे, और क्या सिर्फ उनकी तैनातियां या उनके सिर्फ इख्तियारात चैलेंज कर रहे हैं आप? बुनियादी तौर पे अगर ये अमेंडमेंट स्ट्रक डाउन हो जाती है तो डेफिनेटली सीईसी उसकी जद में आएंगे। क्योंकि मेरी जो अल्टीमेट प्रेयर है वो ये भी है कि इनकी अपॉइंटमेंट
अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर की जाए। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और इदारों के भी सरबराहान इसकी जद में आते हैं? जो दूसरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस केस का वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द ओपोजिशन की कंसल्टेशन से ही मेंबर्स और ये सीईसी की अपॉइंटमेंट होती है। मेरा बुनियादी नुक्ता ये भी है कि जब एक रिटायर्ड जज या सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी इदारे में लगाया जाता हो तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की या चीफ जस्टिस ऑफ द प्रोविंस की कंसल्टेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इस नुक्ते को हज़फ किया गया है अमेंडमेंट के जरिए, जो मेरी दानिश के मुताबिक इट इज अगेंस्ट दी ट्राइकोटमी तो आप कह रहे हैं बेसिकली 22वीं तरमीम को कलअदम किया जाए, वो तरमीम खत्म की जाए। और डेफिनेटली मैं 22वीं तरमीम के मंदरजात तो उसके बाद अगर नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो तैनात होते हैं तो उनके पास वो इख्तियारात नहीं होंगे जो इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ ये हो जाएगा उससे कि बैरोक्रेट और टेक्नोक्रेट की अपॉइंटमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी और जो पुरानी अपॉइंटमेंट्स हुआ करती थी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की, उसी तरह वो बहाल हो जाएगा। मतलब आइन की असल शेप बहाल हो जाएगी। ठीक है, आप कह रहे हैं ब्यूरोक्रेट या टेक्नोक्रेट जो है उसको जज के इख्तियारात नहीं दिए जा सकते। जैसा कि डस्का इलेक्शन में हमने देखा था, एक अदालत में बैठे थे, मेंबर्स बैठे थे और डस्का इलेक्शन के बाद और उन्होंने फैसला किया था एक अदालत के तौर पर कि इस इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए और दोबारा इलेक्शन हो। आप ये कह रहे हैं कि ये इख्तियारात आम टेक्नोक्रेट या ब्यूरोक्रेट को नहीं दिए जा सकते, यही समझ? नहीं, मेरा मुद्दा ये नहीं है। मेरा मुद्दा ये है कि उसको एक इदारे का हेड नहीं बनाया जा सकता। ही कैन एक्ट एज अ मेंबर, लेकिन उसको एक सुपरवाइजरी रोल नहीं दिया जा सकता क्योंकि जुडिशरी को एक सुप्रीम या यूनिक पोजीशन या स्टेटस दिया गया है। तो मेरी मुनासिबत से जिस तरह के सर्विसेज ट्राइब्यूनल्स में एक मेंबर अपॉइंट होता है, तो चलिए एक तरह से फिर आप जो कह रहे हैं कि आपने तो बुनियादी तौर पर एक जो अमेंडमेंट है उसको उसके खिलाफ दरखास्त दायर की है, लेकिन अगर वो आपकी बात मान ली जाती है और अमेंडमेंट खत्म होती है तो इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी ही बहरहाल खत्म हो जाएगी या गैर आईनी हो जाएगी। तो एक तरह से ये दुरुस्त कहा गया कि आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की है जिस पर ये बनाए। बहुत शुक्रिया। सची बलोच साहब, मैं वापस आ जाता हूँ ज़रा उसी नुक्ते पर जिस पे बात हो रही थी। बलोच साहब बात कर रहे थे, मैं जो उन्होंने गुफ्तगू की है और जो आप लोग भी कहते हैं, आप आरटीएस की बात करते हैं कि पिछला इलेक्शन हुआ उसमें आरटीएस जो है वो उसको बिठाया गया इलेक्शन जितवाने के लिए। इसमें आप अलेज करते हैं कि चीफ इलेक्शन के जो इलेक्शन कमीशन है उसकी मिली भगत के साथ ये हुआ और यही वजह है कि सुबह जाके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और आरटीएस के बैठने के बारे में या ख़राब होने के बारे में बताया। तो यहाँ पर तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो तो एक तरह से आप ही के मौक़िफ़ की हिमायत करते नज़र आ रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ही अगर मिला हुआ नहीं होगा हुकूमत के साथ तो फिर धांधली तो नहीं हो सकती, एतराज़ तो आपका दुरुस्त ना हुआ। अगर चीफ कमिश्नर कहेंगे कि ये सूरज है, सूरज की तरफ इशारा करके, और मैं भी कहूंगी ये सूरज है, तो क्या अपोजिशन को हम मिले हुए होंगे? क्या जो फैक्ट्स हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा मिले हुए हैं, मैं कह रहा हूँ आपका और उनका मौक़िफ़ एक है। बहुत शुक्रिया असदुल्लाह साहब, अब मैं फॉर्मली जवाब दूं, उम्मीद है आप मौका देते हैं और देंगे। बड़ा ही सीरियस इशू, वो मेरे स्टेटमेंट को मिस इंटरप्रेट कर रही थी ना आप, इसलिए मैंने वजाहत की है। चलिए प्लीज कंटिन्यू। देखिए, ये पूरा जो मामला चल रहा है इसको खुद हुकूमत उलझाने की कोशिश कर रही है कि ये सारी चीज कंट्रोवर्शियल बन जाए। ऐसे हथकंडे पीटीआई की हुकूमत रोज़े अवल से कर रही है क्योंकि 3 सालों में मिला कुछ नहीं और करप्शन का भी उन्होंने बड़ा शोर मचाया, एहतसाब के नाम पे इंतकाम भी हुआ। अब इलेक्शन कमीशन को भी ये कांट से पकड़ कर जो है अपने बोशी खाना के जो है किसी की तरह वो चलाना चाह रहे हैं, तो सॉरी दे कांट डू दैट, अभी वोंट लेट देम डू दैट। और अभी मुश्तरका इजलास में भी अगर इस तरह की वन साइडेड कोई रेजोल्यूशन लेजिस्लेशन करेंगे, क्योंकि 2 बिल लेकर आए थे ना वो, और जो उनकी तरफ से जो खत गया था इलेक्शन कमीशन का या अमेंडमेंट्स के हवाले से, वो तो उन्होंने मानी थी कि ठीक है इस पर जो हम नहीं वो करेंगे। अब बात आती है कि इलेक्शन कमीशन और इनका क्या रोला कहाँ पड़ा है। इलेक्शन कमीशन तो यहाँ रूल्स के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशनल एक इदारा है, ठीक है, ये आपको और हमें भी पता है, सबको दुनिया को पता है जी। अब बात ये आई कि दुनिया की सारी चीजें उन्होंने ठीक कर दी। एक तो हाइब्रिड वे में ये सारी चीजें चला रहे। स्टेट बैंक का भी उन्होंने किस तरीके की कान से खींचकर मुख्तलिफ लोगों को रखने की कोशिश की, फिर उसका हाल क्या होता है इदारों का आपको भी पता है।
इस तरह से चीजें नहीं चलती। अब ये पार्लियामेंट मौजूद है, अभी आप भाई से पूछ रहे थे कि भाई वो कोर्ट में चले गए, अगले आपके पास इतने केसेस है वैसे भी, जुडिशरी हो या इवन जो लोकल या प्रोविंशियल, उनके पास बहुत सारे काम होते हैं जो पार्लियामेंट के करने के होते हैं, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट अमेंडमेंट्स, इफ यू वांट टू ब्रिंग अबाउट एनी चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्वियसली वी नीड टू के हम पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, वहाँ प्रोसीजर है। अब यहाँ जो कल तरीकेकार हुआ है, मैं इसकी सख्त मजम्मत करती हूँ कि आग लगा देंगे। अब सवाती साहब, हु आर यू, आप कौन होते हैं ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करने वाले इदारों के लिए? यहाँ आपको रूल्स के मुताबिक चलना होगा, आपकी पसंद नापसंद से चीजें नहीं हो सकती। सही है, तो रूल ये नहीं है शशि साहबा, क्या रूल ये नहीं है कि पार्लियामेंट में जाएं, कानून साजी हो और जो भी कानून बने इलेक्शन कमीशन उसको मानने का पाबंद है, क्या कानून ये नहीं है? असदुल्ला साहब, मैं उसी पे बात कर रही हूँ ना, क्योंकि ये कमेटी 3 साल मैंने चलाई है एज ए चेयरपर्सन, और ओवरसीज के हवाले से हमने एक्सपोज किया था ना कि इतना पैसा खर्च करके भी हैक हो गई चीज है। आई वोटिंग जो है वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस वक्त वो नहीं है। हमारे दुश्मन मुमालिक आंख डाले बैठे हैं कि इनके इलेक्शन में भी हम जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो इंट्रूड करें, घुसपैठी बन जाए। अगर जंगी मुआवजों पे हम पाकिस्तान से नहीं जीत सकते तो उनकी चीजों को, इदारों को हम जो कंट्रोवर्शियल बना दें कि एक दाखिली एक इंतशार फैल जाए। इंतशार फैलने की शुरुआत कर दी है पीटीआई ने, क्योंकि अगर ये चीजें आपको जो है स्टेक होल्डर्स को बिठाए बगैर ये नहीं हो सकती, बुनियादी तब्दीली रोज नहीं होती, ठीक है। इसमें जो रूल्स के मुताबिक मुझे मुख्तसर बात कहने दें, 2 मरतबा उन्होंने पहले तो ऑर्डिनेंस का सारा लेने की कोशिश की, वो उसमें सारे लोगों ने, मीडिया ने, सिविल सोसाइटी ने, इलेक्शन कमीशन ने उसको सबने कंडेम किया, ये नहीं सवाल उठे। तो फिर उन्होंने वो 2 बिल लेकर आए, आपको याद होगा ना, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना। अभी 2 बिल लेकर आए, उसमें इलेक्शन कमीशन के खत लिखा, उसको उन्होंने कंसीडर भी नहीं किया, बहुत सारी शिकायत तसादुम में थी खुद कॉन्स्टिट्यूशन के साथ डायरेक्टली। फिर उन्होंने कहा हम ये वापस लेते हैं, फिर उन्होंने यहाँ वहां करके कौमी असेंबली में जल्दी वो जो है बिल कराया। अब सेनेट में आया है तो सेनेट के पड़ाव जैसे होते हैं दोनों हाउसेस के, अब स्टैंडिंग कमेटी में आया, पार्लियामेंट्री कमेटी में, तो उसमें भी आपने देखा कि जो बैलेंस था उसको खराब करने के लिए वो मोहतरमा समीना साहिबा को अचानक ऑल ऑफ सडन उनकी ख्वाहिश थी कि एक इजाफी मेंबर लाया जाए ताकि जे टाई हो जाए, तो जो ताजदार साहब को वोटिंग के लिए भी अगर मजबूरन आना पड़े तो उनकी एक इजाफी मेंबर हो। ठीक है, ये आंखों में धूल झोंकने के बराबर। अब जो चीज आते हैं कि ये जो ये ईवीएम का जो ढकोसला है, ठीक है, हम कहते हैं पार्लियामेंट में सारी चीजें, हम टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक चीज पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां हम बहुत सारे मुमालिक के सामने, हम भले एक इंडस सिविलाइजेशन कदीम तरीन है, हमारा मुल्क अपने जड़ों में, रूट्स में कदीम है, लेकिन हम बेबी कंट्री है। अगर हम उसके जो है उसकी इर्तिकाई उसमें देखें, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन, उसके सारी, भुट्टो साहब भी था ना, मसला क्या है शशि साहबा, ये लेजिस्लेशन जब तरीकेकार है उसका, ये पूरे के पूरे जो पड़ाव हैं जी, वो अब क्वेश्चन आ गया है, जब धमकी भी आ गई, अब तो जलाओ घेराओ ये सारी चीजें आ गई है। पार्लियामेंट में बैठकर चलिए इसका जवाब देंगी डॉक्टर ज़रका जी। ये चीजें रद्द की जा चुकी है, एवरीथिंग हैज बीन, यू नो, एक इसको हम तो कंडेम कर रहे हैं, ठीक है जी। डॉक्टर ज़रका साहबा, कैसे आप इसको जस्टिफाई करते हैं, इस कानून साजी को जो आप करने जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असदुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं सुन रही थी बड़े गौर से, पेन और पेपर लेके कि ये क्या ऑब्जेक्शन लगाते हैं और अफसोस दर अफसोस कि इनके पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं है लगाने को। यानी कि टेक्नोलॉजी, ये नहीं चाहते कि मुल्क आगे बढ़े, टेक्नोलॉजी को ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ये चाहते हैं कि पथरीली दुनिया में हम वापस चले जाएं, स्टोन एज में। आप मुझे ये बताइए, पाकिस्तान का बच्चा टेलीफोन इस्तेमाल करता है, दे नो हाउ टू यूज टेलीफोन। ये जो कह रहे हैं जी कि हर तरह की इनकी जो भी ऑब्जेक्शंस है, ईवीएम इज अ सिंपल प्रोसेस और एक टूल है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कोई सिस्टम नहीं है, एक टूल है इलेक्शन के पर्ची डालने का। और लेकिन वो कहते हैं आप इसकी चिपें गायब कर देंगे ना, मरियम औरंगजेब साहबा ने, डॉक्टर साहबा कहा आप इसकी चिपें गायब कर देंगे, इसका सॉफ्टवेयर हैक कर लेंगे, इसके अंदर कुछ ऐसा रिजल्ट फीड कर देंगे जो आपको जिता रहा होगा, ऐसा रिजल्ट फीड कर देंगे इसके अंदर। अच्छा, अब मेरी गुजारिश ये है असदुल्ला साहब, पहली बात तो ये कि मरियम औरंगजेब साहिबा इतनी सीनियर पॉलिटिशियन हैं,
उनको थोड़ी सी किसी तहजीब के दायरे में रह के बात करनी चाहिए। इंसान की अपनी पर्सनालिटी पे रिफ्लेक्ट करता है। आई एम सॉरी, लेकिन मैं उनकी गुफ्तगू सुन के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वही चीज़ कुछ बेहतर अल्फाज का चुनाव कर ले तो उनके लिए भी बड़े इज्जत का बायस होगा। दूसरी बात यह कि अगर आप बेहतर काम करने जा रहे हैं, इनको प्रॉब्लम क्या है? इनको प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इन्होंने जो कई दहाइयों से जो ये इलेक्शन चला रहे हैं, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर की बेसिस पे चला रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग इन्होंने बड़ी जबरदस्त की हुई है। उनको सिर्फ ये फिक्र है कि उनके ट्रेंड लोगों के सामने अगर मशीन आ जाएगी तो वो जो धांधलियां ये पहले करवाते रहे हैं वो नहीं हो सकेंगी। देखिए ना, इनकी अपनी खुद कह रहे हैं कि जी 2018 का इलेक्शन धांधली था, तो भाई उसको बेहतर कर लो ना। वो नहीं करना इन्होंने। उनको सिर्फ ये है कि वो इलेक्शन सही होगा, खा वो कहीं भी हो जिसमें हम जीतेंगे। तो इस तरह तो नहीं बात चलती। दूसरी बात ये कि बाकी मुल्कों से आप कंपैरिजन कर ले, आप खुद ही बता रहे थे जिस तरह से, तो ये मतलब, और पिछले 3 साल से 4 साल से इलेक्शन कमीशन खुद ये इन्वेस्टिगेशन करा रहे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की। इसके ऊपर काफी पैसा भी खर्च हुआ है। नेशनल असेंबली और सेनेट के लोग दुनिया में गए हैं। हमारी हुकूमत से पहले का ये काम चल रहा है। तो ये काम जो शुरू हुआ हुआ है, ये इसमें कोई बेहतरी थी तो शुरू हुआ हुआ है, तो ये होना चाहिए। अब या तो इनके पास कोई इस्लाहात हो सही वाली, वो भी नहीं है। टेक्नोलॉजी की तरफ भी इन्होंने नहीं जाना। ये सिर्फ इनका मैं ना मानू वाली इनकी रट है, जो कि बड़े अफसोस। जी सही है। जवाब जरूर दीजिएगा जी अपनी बारी पे। मैंने अपनी बारी की बात मुकम्मल कर लें डॉक्टर साहब। दूसरी बात, मैं आता हूँ शशि साहब आपके पास आता हूँ जी। दूसरी बात ये सर ने पेरे मैंने आपको इंटरफेयर नहीं किया, मैंने कहा मैं बात करना चाहूंगा। जी जी मैं आता हूँ आपके पास आता हूँ जी। डॉक्टर साहब आप बात मुकम्मल कर लें आप जी। बस ये इतनी ही बात है कि ये किस बात की ऑब्जेक्शन है मुझे। तो मैंने अभी इलेक्शन कमीशन के जो लेटेस्ट आए हैं 37 ऑब्जेक्शंस, वो भी देखिए ऑब्जेक्शन बताए ना, कोई सॉलिड बात बताएं जिसमें से कुछ मंतक निकले। बाकी ये खेल तमाशा इन्होंने लगाया हुआ है, पार्लियामान का एक मजाक बन गया है। सब जानते हैं कि अंदर की कहानी क्या है। तो हमें एक बेहतर परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए जिसमें कि हम एक सेंसिबल और समझदार लोगों की तरह लोग हमें परसीव करें। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के साहब आप भी कुछ कहना चाह रही हैं, बलोच साहब के पास भी आते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लें जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और मैं इस नुक्ते पर जरूर बात करना चाहूंगा कि अगर पार्लियामान में एक ये जो बिल है वो मंजूर हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इलेक्शन रिफॉर्म्स का, और इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि हमारे पास कैपेसिटी ही नहीं है, हम करा ही नहीं सकते इस कानून के मुताबिक इलेक्शन, तो इलेक्शन कमीशन के पास रास्ते कौन से होंगे? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। शशि बलोच साहब, मुझे ये बताइए कि पीडीएम जो फैसला कर रही है या सोच रही है, जैसे मौलाना फजल रहमान तो कन्विंस्ड हैं और वो नवाज शरीफ को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ज़बरदस्ती ये रिफॉर्म्स लाई जाती हैं और ईवीएम पर इलेक्शन होता है तो इस इलेक्शन का बॉयकॉट करना चाहिए। आप क्या समझती हैं? पीपल्स पार्टी समझती है कि बॉयकॉट बेहतर ऑप्शन है या पीपल्स पार्टी भी इस पर गौर कर सकती है? असदुल्ला साहब, ये देखें, ये जो फैसले होते हैं ये पार्टी की सीसी और लीडरशिप मिलकर करती है। और दूसरी बात आपकी जाती राय क्या वैसे कि क्या इलेक्शन का बॉयकॉट करना हल होता है? असदुल्ला साहब, पहले भी मेरा कुछ ऐड करना था, वो भी मैं जरूर अपनी बात पूरी करूंगी क्योंकि बड़ी हाँ। और अभी मैं मुख्तसर इसका देकर कि देखें, वो जो भी फैसला होगा वो पार्टी की तरफ से आएगा, क्योंकि पीडीएम का तो अब हम हिस्सा नहीं है। लेकिन पीडीएम पार्लियामेंट के हवाले से फैसले, क्योंकि पार्लियामेंट में तो हमारे अपोजिशन लीडर एक ही हैं, शहबाज शरीफ साहब, और हमने अपने सारा बार हमने और अपनी सारी स्ट्रेंथ उनके पलड़े में डाली हुई है। तो वन साइड फैसले पीडीएम पार्लियामेंट के हवाले से नहीं कर सकती। दे मस्ट अंडरस्टैंड दैट थिंग। If they can't comprehend the strategy या जो भी, पार्लियामेंट को जो है वो अलग से उसमें देखना चाहिए। बाकी फैसला क्या करती है पार्टी, दैट्स अनदर थिंग। मैं मुख्तसरन चीज आऊंगी, हमारी बहन है ज़रका साहबा अभी सेनेट में आई है, अच्छी बात है, खवातीन को आना चाहिए। बल्कि कैबिनेट में भी मैं तो चाहती हूँ कि पीटीआई को उनकी जबरदस्त कुछ खवातीन ऐसी हैं जो बैंक मैनेजर बनी हुई है, उनको आगे मौका देना चाहिए। देखें, यहाँ जो आई पहली बात ये कि इस किस्म की लेजिस्लेशन ईवीएम या पूरे 1-2 बिल लेकर आए, मैंने पूरा जो पढ़ा उनका बताया आपको कि पूरा प्रोसेस जो था कितना कंट्रोवर्शियल है, कितनी उंगलियां उठी है। इस वजह से मैं थोड़ा तफसील बयान की पहले जवाब में। अब ऐसी लेजिस्लेशन रोज नहीं होती।
जब हम आइन की बात करते हैं, आइन में तब्दीली की, 2/3 मेजॉरिटी की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब भी जो कौम और मुल्क पर असर रखती हो चीजें, उसके लिए हमने सिर्फ 2/3 मेजॉरिटी नहीं, हमने यूनानिमसली फैसले किए। ऐसे जैसे ये आइन भुट्टो साहब ने यूनानिमसली जो है सबको मिलाकर बिठाकर, रिलीजियस पार्टियों, राइट विंग की, लेफ्टिस्ट जो भी जो है प्रोग्रेसिव, उनको मिलाकर बिठाकर वो ये फैसले किए। अब आते हैं स्टेक होल्डर्स के अलावा बगैर उनको निकाल कर जबरदस्ती जोर आप जो है मुश्तरका इजलास लिए। मुख्तसर बात यह है कि ज़रका साहब ने कहा कि हर बच्चे के पास फोन है, जिसने बेड़ा भी गलत किया हमारे पूरे सोशल फैब्रिक का। लेकिन वो जो अम्मा बैठी है ना, जो बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट जो उनकी कफारत करता है, एहसास का नाम दिया गया है, वो जो थंब इम्प्रेशन के लिए भी आती है, तो 10 लोग आकर उनकी जो है थंब इम्प्रेशन या बायोमेट्रिक्स के लिए भी उसको जो है मशीन नहीं वो रीड कर सकती। अब ये मशीन जो है वो न आई वोटिंग तो उसके साथ जुड़ी हुई नहीं है, वो भी इतनी खतरनाक है, उसमें पायलट तो रिपोर्ट लेगी नहीं। चले वो तो एक अलग मौजूद है आई वोटिंग तो। नहीं, मुझे कंप्लीट करें। नहीं, इस पर भी हमारी कमेटी ने बड़ा काम किया, सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में भी हमने रिपोर्ट दी। बात यह है कि जब आप ये बात अच्छी कही सरकार ने कि भाई हम कोशिश वांट टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस, यू नो, बेसिक चेंजेस भाई ये है, हमारी बहन को पीटीआई के जो लोग हैं, जो समझदार हैं, उनको समझना चाहिए और पता भी होगा। सवाती जैसे सारे लोग नहीं है ना कि लाग लगा देंगे इलेक्शन कमीशन, उनको कनेक्ट लगनी चाहिए। बात यह है कि उनको आरटीएस पर जो इतनी रिपोर्ट हमारी कमेटी ने तफसील, सबसे पहले भी इलेक्शन भी नहीं हुए थे, सारी आजाद सवाती को भी मैंने बुलाया था, उसमें सारे लोगों को, फैसल जावेद इनके दूसरे लोग वगैरह, हमने जो है 50 ये कानूनी तो ये तरीका कानूनी नहीं है कि अगर पार्लियामेंट में एक कानून मंजूर हो और इलेक्शन कमीशन क्या उसको मानने की पाबंद नहीं है? सिंपल सा ये बताइए। असदुल्ला साहब, प्री पोल रिगिंग, पोल डे रिगिंग, पोस्ट पोल जो मामला थे और आरटीएस जैसी चीजें, क्या उन पर होमवर्क इस गवर्नमेंट ने कर दिया? क्या रिपोर्ट्स तक ले नहीं हुई है? सिर्फ इलेक्शन कमीशन को आंख दिखाकर अपने इदारों पर क्वेश्चन मार्क लगाने से जो प्री पोल रिगिंग की बात कर रही हैं आपने, क्या नबील गबोल साहब से पार्टी ने क्या इंक्वायरी की? क्या आपने क्या कहा कि 16 सीटों का कश्मीर में हमसे वादा किया गया था और 11 दी गई? ये क्या कहानी बयान करता है नबील गबोल साहब? क्या कहना है पीपल्स पार्टी? क्या आप पर भी पीटीएम यही इल्जाम लगा रही है कि आप वही गेम खेल रहे हैं जो पीटीआई खेल रही है? असदुल्ला साहब, अब आपको कोई मेरी बात अच्छी नहीं लग रही तो मामला नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ, अच्छी और बुरी लगने का। मैं आई एम नॉट अ जज। Let me speak. I'm your guest here and I am supposed to answer, you know, respond. नबील गबोल साहब की उस चीज को डिसोन हमने किया था। मुझे तो लगता था कि हम 2/3 मेजॉरिटी लेंगे, जितनी मेहनत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कश्मीर में, आजाद कश्मीर, जितनी हमें रेस्पॉन्स मिला भुट्टो साहब को, मोहतरमा के नाम को और बिलावल साहब को। देखिए ये ऐसे नहीं होती। दूसरी चीज मीडियम के हवाले से नून लीग को और मौलाना साहब को समझना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ हर जगह मास्क खोलकर जो बुनियादी चीजें इंटरनेशनल वे में भी लेवल पर भी इतना क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए पाकिस्तान की, ये पीटीआई को समझना चाहिए, ठीक है, कि आप चलें क्वेश्चन मार्क लग रहा है। मैं एक कानूनी राय मुझे लेने दें। अजहर सिद्दीक साहब मेरे साथ मौजूद है, बलोच साहब के पास आता हूं। अजहर सिद्दीक साहब, मुख्तसरन मुझे ये बताइए कि अगर ये कानून पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर बिल पास हो जाता है तो क्या इलेक्शन कमीशन पाबंद होगी इस बात की कि वो हर हाल में ऐसे ही इलेक्शन कराए इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वोटिंग मशीन के जरिए, जैसे हुकूमत कह रही है, जैसे बिल आया है, या फिर उसके पास कोई रास्ता है, वो उसको किसी फोरम पर चैलेंज कर सकती है कि जी हमारी तो कैपेसिटी नहीं है, हम इस बिल के मुताबिक, नई कानून साजी के मुताबिक इलेक्शन करा ही नहीं सकते? रास्ता क्या होगा? बहुत शुक्रिया असदुल्ला खान साहब। मैं हैरान हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 218 को सामने रखते हुए, इस वक्त इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नहीं है, तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल नहीं है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, 4 मेंबर होने चाहिए, यानी ये 3 मेंबर्स ने कैसे ये फैसला कर लिया? मैं तो हैरान इस बात के हूँ। इन्हें तो ये इतना बड़ा इशू जो है, लेकिन डे टू डे अफेयर करना, कानून कोई लीगल फैसला है इस वाले मैटर में। दूसरी बात बड़ी सिंपल सी बात है, आपको याद होगा रेफरेंस 1 ऑफ 2020 जो सेनेट के इलेक्शन में आया था, और उसमें बाइंडिंग डायरेक्शन थी 5 जजेस की कि आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से। अब इससे आगे चलते हैं। आइन का आर्टिकल 222 है, 222 पार्लियामेंट, यानी मैं तो हैरान हूँ कि अपोजिशन जमातें पार्लियामेंट की अहमियत को खो रही हैं। मैं तो हैरान हूं कि सिर्फ अपना नुक्ता नजर लेने के लिए भी आइन का आर्टिकल 222 पढ़े, उसमें लिखा है कानून साजी करनी है पार्लियामेंट ने। इलेक्शन कमीशन कहां से आ गया कानून साजी के करने में? इलेक्शन कमीशन का तो ये इख्तियार ही नहीं है।
आइन के आर्टिकल 200। क्या इलेक्शन कमीशन के पास कोई रास्ता होगा वो सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज कर दे इस कानून साजी को कि जी हमारी कैपेसिटी नहीं है तो कैसे कानून साजी होगा? पहली बड़ी सिंपल सी बात है, तो मुझे याद है मैंने अपना ना बसंत को चैलेंज किया कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट ने कहा कि क्रिकेट खेलते हैं, बॉल लग के जो है ना बंदा मर जाता है, तो क्रिकेट बंद कर दे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बदनीति का लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल हो रही है। और दूसरा यहाँ तक है वो नादरा बंद कर दो भाई, आपने नादरा का कानून बनाया है, बायोमेट्रिक पे आ गए हैं, अंगूठा लगाते हैं, पासपोर्ट बनाना हो और अकाउंट खुलवाना हो, हर चीज इसमें काफी। अब ये बहाना बनाया जाए लोगों ने भाई अब आईडी कार्ड बन ही नहीं सकता उस बंदे का जिसका अंगूठा नहीं लगेगा। अब ये तो बड़ी क्लैरिटी के साथ बात है। हम चलते हैं इससे आगे, अब इससे आगे मैं करता हूँ आपको, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हो यानी मिसाल के तौर पर प्री पोल की बात हो रही है, ठीक है, इतने अरसे से इल्जाम लग रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर। इलेक्शन कमीशन ने आज तक वो फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट या ऐसी कोई हालात और वाकयात बनाता बनाया, ईवीएम को अगर रिजेक्ट करना था सुप्रीम कोर्ट इन्होंने एक कमेटी बनाई थी सेनेट के हवाले से, अभी तक वो सेनेट की रिपोर्ट नहीं आ सकी जो 1 महीने के अंदर रिपोर्ट लेकर आनी थी। क्या ये यहाँ तक ये होता कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इनके पास अभी ये इलेक्शन थे कैंटोनमेंट बोर्ड के, कैंटोनमेंट के बोर्ड के इलेक्शन में ये इंट्रोड्यूस कराते और वहां अगर बताते कि देखो ये कमियां, ये हो गया, ये चालबाजी हो गई, ये फ्रॉड हो गया, ये फ्रेब हो गया, अभी तो उनके पास कुछ जस्टिफिकेशन ही नहीं है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपनी इन कैपेसिटी, सही है, चलें अभी तो लोकल बॉडीज इलेक्शन होने हैं, वहां पे इसको ट्राई एंड टेस्ट किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं जी अली गौहर बलोच साहब से और सेनेटर डॉक्टर जरका से, फिर इस पर राय लेते हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं जी। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं अली गौहर बलोच साहब। एक तो अभी आप ज़ाहिर है ईवीएम को की मुखालफत कर रहे हैं, अब अगले इलेक्शन से पहले एक और टास्क हुकूमत ने ले लिया है और वो है नई मरदमशुमारी का, और अगले इंतखाबात नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे। असद उमर साहब ने क्या कहा है, ज़रा सुन लीजिए। कल मैं काबीना के लिए समरी की मंजूरी देकर आया हूं, जब काबीना के सामने रख दी जाएगी। नया सेंसस करने जा रहे हैं, पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक टेक्नोलॉजी बेस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए सेंसस किया जाएगा। जियो टैगिंग होगी तमाम स्ट्रक्चर्स की, तमाम सूबों को, स्टेक होल्डर्स को, क्योंकि हमको 2 नंबरी करना नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं जो हकीकत है वही रिजल्ट सामने आ जाए। मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसले के बाद इंशाल्लाह ताला इस पर काम शुरू हो जाएगा। 18 महीने के अंदर इसको मुकम्मल करना है। टारगेट हमारा ये है कि ये वक्त पर मुकम्मल हो 2023 के अवाइल के अंदर, और उसके बाद नई हल्का बंदी की जाए इस नई मरदमशुमारी की बुनियाद के ऊपर। 2023 का इलेक्शन जो हो, जो इंशाल्लाह ताला जिसमें इमरान खान पाकिस्तान के पहले शख्स बनेंगे जो 2 मरतबा मुतवातिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इलेक्ट होने जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला वो इलेक्शन जो है वो इस नए मरदमशुमारी की बुनियाद पे होगा, जायज़ आबादी के काउंट के ऊपर होगा। नई मरदमशुमारी होगी, नई हल्का बंदियाँ होंगी। अभी मरदमशुमारी हुई नहीं है, लेकिन बलोच साहब नई हल्का बंदियों को पहले ही मुस्तरद कर दिया आज आपकी पार्टी ने, मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। किसी बात से तो इत्तफाक करें आप हुकूमत की। पूरे पाकिस्तान की अवाम इस चीज़ को जान भी चुके हैं और समझ भी चुके हैं कि पाकिस्तान में 72 साल तारीख में कितने मार्शल लॉज लगे और कितने इलेक्शन हैं जो मार्शल लॉज के अलावा भी कठपुतली हुकूमतें बनाई गई। अभी इधर जब वो ईवीएम की मिसाल दी जाती है तो कहा इंडिया का भी एक रेफरेंस कोट किया जाता है। तो मेरी उन दोस्तों से गुजारिश है कि इंडिया में मार्शल लॉज नहीं लगे, ठीक है ना, वहाँ पर जमहूरियत जो है वो तसलसल के साथ चल रही है, वहाँ पर मार्शल लॉज नहीं लगे। दूसरा मैं आपको सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि पिछले दिनों जस्टिस फायद ईसा साहब के खिलाफ भी आपने देखा कि इस हुकूमत ने एक रेफरेंस दायर किया जी। ये हर उस जगह पर सींग अड़ाते हैं जहाँ से इनको पता चलता है कि मुल्क जो है वो आइन और जमहूरियत को जहाँ भी नुकसान पहुँचाना मकसूद हो तो ये हुकूमत पेश है। आपने देखा कि वहाँ इनको मुंह की खाना पड़ी, वो रेफरेंस उस पर तो चाहिए था, आरिफ अलवी साहब को मुस्ताफी हो जाना चाहिए था। और आज अपने एक कठपुतली नुमाइंदे के जरिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फिर एक रिट दायर की है। एक्चुअली तो वो रिट आपने उनका बयान भी सुनवाया कि वो इलेक्शन कमीशन, क्योंकि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो जो इन्होंने कल गालियां दी, जो इनके बुजरा ने जुबान इस्तेमाल की,
अभी डॉक्टर साहिबा आपके प्रोग्राम में कह रहे थे कि मरियम औरंगजेब जो है वो सख्त जुबान, भी मरियम औरंगजेब तो अपना मुद्दा बयान कर रही थी, क्या आपके वुज़रा वाली जुबान हम बोलें? जो जुबान उन्होंने इस्तेमाल की, आप तो इल्जाम लगाते थे कि हम इदारों के खिलाफ, जो कल इदारों के खिलाफ इन लोगों ने जुबान इस्तेमाल की, एज एंकर आप क्या समझते हैं कि वो मुनासिब लैंग्वेज थी? आखिर आपकी अपनी राय भी होगी। तो मकसद ये है कि ये दोबारा अभी 2023 में जिस ये मर्दमशुमारी की बात कर रहे हैं, यही मर्दमशुमारी स्टैब्लिशमेंट ने नून लीग को हराने के लिए, वो तो टाइम भी नहीं था जिस वक्त ये मर्दमशुमारी कराई गई और नई हल्का बंदियां बनाई गई। जिस हल्के से मैं इलेक्ट हुआ हूँ, ये भी हल्का मेरा तकरीबन 70% चेंज किया गया। अब फिर अगला, तो फिर भी हम जीत गए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन गुजारिश करने का मकसद ये कि ये दोबारा मर्दमशुमारी करा के, ईवीएम मशीन ला के, मुल्क की तारीख में ये पहले ही ख्वाब आ गया असद उमर साहब को। ये वही असद उमर साहब है ना जो उधर कराची में खड़े होकर बयान, तो ये ख्वाब तो देखें बिलावल को भी आया हुआ है। वो अभी खड़े होकर मुल्तान में कह रहे थे कि पंजाब में जाले की हुकूमत होगी। मुझे नहीं पता कैसे होगी, पिछली मरतबा पंजाब में 117 जमानतें आपकी जब्त हुई थी 123 में से, और आप कह रहे हैं कि जाले की हुकूमत होगी। तो ख्वाब तो बिलावल भी देख रहे हैं ना, ख्वाब तो कोई भी देख सकता है। देखें, बात करें कोई, वो देखे ना, वो तो बिलावल साहब बात करें, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के कोई लीडर बात करें तो उसका कोई मंतक भी होता है। ये तो कहते थे कि मैं अरस्तू और मैं फाइनेंस, मुल्क का जो है वो तकदीर बदलेगी मुआशी, वो मुल्क की तकदीर बदलनी थी। अरस्तू साहब को लोगों ने, वो इनकी पार्टी ने कॉर्नर कर दिया और किराए के लाए हुए फाइनेंस सेक्रेटरी इस मुल्क को, तो जो सर है इस तरह तो कभी भी हल्का बंदियां नहीं होंगी आबादी की मुनासिबत से या किसी भी वजह से। तो हमेशा ये आर्गूमेंट, ऑपोजिशन की जमात हमेशा ये आर्गुमेंट दे सकती है कि हमें हराने के लिए मौजूदा हुकूमत ये कर रही है। बात ये नहीं है असदुल्ला, बात ये नहीं है। जो लोग इस मुल्क के इलेक्शन के सिस्टम को, जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश करते हैं, जो मुक्तदर हल्के पाकिस्तान के जो इलेक्शन का निज़ाम है, जो उसको सोबताज किया जाता है, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को सोबताज किया जाता है, पाकिस्तान के मुआशी निज़ाम को सोबताज किया जाता है, सिर्फ अपनी मन मर्जी कठपुतलियां बिठाने के लिए। अब इनको चैन नहीं आ रहा, आग लगी किसी तरह, ये जादू का डिब्बा जिसको ईवीएम मशीन है, अलादीन का चिराग जला के पीटीआई को जितवा लें। देखें, एक प्लानिंग जमीन पर हो रही होती है, एक प्लानिंग मेरा अल्लाह भी कर। सर अगर ईवीएम नहीं होगी और पीटीआई दोबारा जीत गई तो आप फिर कहेंगे कि ये तारीख की बदतरीन धांधली हुई है। फर्क क्या पड़ता है? बात ये नहीं है, बात ईवीएम की नहीं है, बात उन नीतों की है। अगर ये पीटीआई वाले इतने अरस्तू थे और इनको लाने वाले भी अरस्तू थे, तो आज ये बताएं कि इस मुल्क को मुआशी तौर पर क्यों नहीं चला सके। आज 170, 75, 80 रुपए पर डॉलर पहुंच गया है। आपने 168 रुपए पे सर, 180 पे नहीं है अभी, अल्लाह ना करे 180 में जाए। आपने बिजली छीन ली, क्या रहा है? आपने बिजली, आपने इस मुल्क, आपकी हुकूमत ने इस मुल्क से गरीब से बिजली छीन ली। ठीक है, गैस जो है वो नापैद, ये बात आपकी ठीक है कि हुकूमत इन्फ्लेशन की वजह से परेशान है, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। बलोच साहब, इन्फ्लेशन नहीं जी, वो उसकी वाहिद वजह इस हुकूमत की करप्शन है। ठीक है, उसकी ये बिल्कुल अगेन एक ऐसा मौजूद है जिस पर पूरा प्रोग्राम चाहिए। मैं अपने मौजू पर आना चाहता हूँ, हल्का बंदे पे जो बात हो रही है। मुझे बलोच साहब 1 मिनट दीजिएगा जरा, मेरी गुजारिश सुन लेना। नहीं, मेरी गुजारिश सुन ले, जब आप जेली मैंडेट वालों को लाकर इस मुल्क को बिठाएंगे तो फिर इस मुल्क का उसी तरह से बेड़ा आप गर्क करेंगे जिस तरह किया है। खुदा का खौफ वो लोग भी करें जो इसके निजाम को बार बार सोच। ये पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमेशा ये शोर मचता है, और आज तक ये फैसला नहीं हुआ कि जाली मैंडेट था या एक्चुअल था। लेकिन डॉक्टर जरका साहब, ये नई हल्का बंदियों पर एतराज ये है कि आपने जो हल्का बंदियां से, 1 मिनट बलोच साहब 1 मिनट जरा, 1 मिनट, ये 1 मिनट बलोच साहब। अवाम इस मुल्क का भुगते, खमियाजा बेचारे अवाम भुगते, जिसके वोट को फाड़ के आप मुंह के ऊपर मारते हैं, आप फिर मारना चाहते हैं 2023 के इलेक्शन में। ठीक है डॉक्टर जरका, मुझे ये बताइए कि मरियम औरंगजेब का एतराज ये था कि आप जो हल्का बंदियां वो आबादी की मुनासिबत के हिसाब से नहीं, बल्कि रजिस्टर्ड वोटों के हिसाब से नहीं हल्का बंदियां करना चाहते हैं, और इस तरह से आप धांधली प्लान कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया असदुल्ला साहब, मैं इनकी बातें सुन रही थी और आपका टाइम का इशू भी सुन रही थी इनकी, लेकिन बातें सुन के, मेरे भाई हैं बलोच साहब और मैं उनकी इज़्ज़त करती हूँ,
मगर जो इन्होंने दलीलें दी, उन दलीलों को सुन के तो मेरे ख्याल है मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनकी कोई मंतक की दलील हो तो बात है ना, सिर्फ लफाजी, सिर्फ नारेबाजी। अब इनको समझाएं कि दुनिया आगे चली गई है, पाकिस्तान की आवाम ने रिजेक्ट किया है। सुने मैंने आपकी सब बातें सुनी है, आप भी कुछ सुनने में बर्दाश्त पैदा करें, आपको एक ही बर्दाश्त पैदा करें। आप इस तरह की बात, अच्छा वक्त कम है डॉक्टर साहब, अगर अपना आर्गुमेंट पेश कर दें जल्दी से, वक्त कम है मेरे पास। इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता जी। बात यह है जी कि पिछली मर्दमशुमारी में बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शंस थी। अगर मरियम औरंगजेब साहिबा की बात, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, उसको लेके चले, ब्रिंग इट ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, डिस्कशन करें। अनफॉर्चुनेटली वक्त में हो गया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।